Hello students, welcome to Chahal Academy. Today we are going ahead with our series जिसमें हम प्रीलिम्स के सारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं समझने वाले हैं। पहले से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए पिछले 20 साल में हम इनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्वेश्चंस के टॉपिक जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड ऑल्सो। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस में जो इंटेंट है, जो यहाँ पे क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन का इंटेंट है, वो आपको क्लियर हो, ताकि आप यहाँ पर जो आंसर जो करेंगे अपने एग्जाम में, अभी आप बैठने वाले होंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी हो अटेम्प्ट पे, और एक सर्टेन पीस ऑफ माइंड और कामनेस के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट है इस एग्जाम के लिए, आप उसके साथ बैठें। आज जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं दैट इज फॉर 1998 एंड 1999। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट रूटेड क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एकदम भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। एट प्रेजेंट इफ यू आस्क मी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, बट यहाँ पे उनका एप्लीकेशन जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी आपको रीसेंट टाइम्स में कम देखने को मिलेगा। अब जैसे कि इसमें पूछा गया है, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स lays greater emphasis on the point of view of, and then we have been given options कि producer के point of view पे ज़्यादा emphasis है, global economy के point of view पे ज़्यादा emphasis है, consumer के point of view पे ज़्यादा emphasis है, या middleman के point of view पे ज़्यादा emphasis है। तो अब यहाँ पे एक specific side of economics पूछी गई है, that is supply, right? एक supply side होगा and एक दूसरा जो है demand side होगा, राइट। तो सप्लाई साइड इज द सिंबल ऑफ द प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर के एंड से हम देखेंगे, और डिमांड जो है वो कंज्यूमर के एंड से होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन के आंसर पे अराइव कर सकते हैं, दैट इज ए। बट एट द सेम टाइम मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, तो दिस इज द प्लेस वेयर अगर आप थोड़ा सा इसको डेसिफर करने की कोशिश करें तो भी आप इस आंसर पे आ जाएंगे। क्योंकि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स डायरेक्टली अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी का इससे कोई रेफरेंस नहीं है, और मिडिल मैन से भी नहीं है। That is when you will come arrive at two of these options and you have to apply logic here कि अगर सप्लाई की बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर होगा, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली यू शुड बी एबल टू अराइव एट द आंसर ए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली पता है कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करता है प्रोड्यूसर्स पे, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रोडक्शन बेहतर हो सकता है और ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाई जा सकती हैं जिसको फैसिलिटेट हो फर्दर प्रोडक्शन, चाहे वो टैक्स कट्स हो, चाहे डीरेगुलेशन हो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना हो, और यहाँ पे ऐसी फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं जिससे प्रोड्यूसर्स जो हैं बेहतर आउटपुट दे सके। तो यहाँ पर सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में मेजर फोकस जो है हमेशा, मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमेशा प्रोड्यूसर्स की तरफ देखने को आपको मिलेगा। अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंज्यूमर जो है उसको कहा जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, ही इज एबल टू लिव इन फुल कंफर्ट्स विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पर द रीजन आई एम अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, आपको यहीं से इंडिकेशन मिलेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आगे एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। ही कैन फुलफिल हिज नीड्स विदाउट कंजम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम्स एंड ही इज एबल टू लोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम। सी, अगर आप न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, अपनी इनकम को इन्हांस करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट इन अ प्लेस जो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल रही है, इसलिए आप नए सोर्सेज ऑफ इनकम देख रहे हो, तो दैट इज डेफिनेटली नॉट अ साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो सकता है। दूसरा, ही कैन फुलफिल हिज नीड विदाउट कंजम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम्स। अब जब आप ये कह रहे हैं कि सर्टेन आइटम्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आइटम्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और तब आपकी नीड फुलफिल हो रही है,
दैट इज ऑल्सो नॉट अ इक्विलिब्रियम प्लेस। ऐसा है जहां फ्लक्चुएशन आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सर्टेन आइटम्स को कंज्यूम करना चाहेंगे तो आप अपने हाथ पैर मारेंगे। मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कई बच्चों को एकदम हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हो गया तो बच्चे एकदम परेशान हो जाएंगे। बहुत सिंपलिस्टिक लॉजिकली आप इसको देखें तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी सी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। He is able to live in full comfort with a given level of income, और he is able to fulfill his need with given level of income। अब यहाँ पे कंफर्ट जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। जो नीड है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है यूटिलिटी का, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और अगर आपने माइक्रो में एक छोटा सा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जहां पर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी जब अपनी इनकम से कंज्यूमर डिराइव करता है, दैट इज व्हेन ही इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली इस आंसर पे आ चुके होते, इस पे कोई बड़ी बात नहीं थी। बट नहीं भी पता है तो अ लिटिल लॉजिकल रियल थिंकिंग कुड हैव इजीली गॉट यू टू द आंसर विच इज ए हेयर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थोड़े फैक्चुअल हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। फैक्चुअल तो नहीं कहूंगी, कंसेप्चुअल कहूंगी, डायरेक्ट कहूंगी, और यहाँ पर इनका आंसर जो है वो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। बट एट प्रेजेंट टाइम आई वुड लाइक टू रिपीट, द क्वेश्चंस आर concept rooted, they are conceptual, but they are not very direct, rather they are application based। तो यहाँ पे उनका एप्लीकेशन देखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी बात पे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पहला इसका आंसर देख लिया। इसका आंसर जो है ए है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपना सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमाइज कर सकता है अपने गिवन इनकम में। तो उसको अपनी इनकम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी कि वो बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल कर पाए और अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स में रहते हुए कर पाए। अगर वो फाइनेंशियल लिमिट्स में बिना रहे ये करेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अस, हर साल आता है। यहाँ पर पूछा गया है कि पब्लिश किया जाता है ऑफिशियली। इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय द RBI, that is Reserve Bank of India, Planning Commission of India, Ministry of Finance, Government of India, and Ministry of Industries, Government of India। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन इज डिफंक्ट एज ऑफ नाउ। अगर अभी के हिसाब से भी आंसर आप देखना चाह रहे हैं, सिर्फ 1998 के हिसाब से नहीं, अगर आप अभी के हिसाब से भी आंसर देखना चाह रहे हैं तो प्लानिंग कमीशन डज नॉट वर्क। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है, इट गोज वे बियॉन्ड दैट, इट इंक्लूड द होल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे आके फंसेंगे इन दोनों पे। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज सी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, रुक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि आप दो ऑप्शंस तक तो पहुंच रहे हैं। कुछ में एक पे भी पहुंच जाएंगे, आंसर पे आ जाएंगे आप, बट यहीं पे आपने जो पढ़ा है वो आपके काम आएगा, आप रिकॉल कर पाएंगे, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होता हुआ आपको दिखेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे पेपर में, फ्रीक्वेंसी कम दिखेगी, और यहाँ पर नंबर जो है ना जाने नहीं चाहिए। यहाँ पे ये बहुत ये मैथ्स वाला सवाल हो जाता है कि पूरे नंबर मिलेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, हमारे केस में नेगेटिव हो जाता है, बट यहाँ पर पूरे नंबर वाले पे फोकस करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी कंट्री के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है। ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एट द मैक्रो लेवल एंड इंक्लूडिंग ऑल द इंडस्ट्रीज उनको हाईलाइट करता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन पे। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी implies that Indian rupee can be exchanged by the authorized dealers for travel. Second, Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trade. Third, Indian rupee can be exchanged for any major currency for the purpose of trading financial assets. और D है none of the above। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिबिलिटी से।
कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ही ये है कि आप कितनी आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब कन्वर्टिबिलिटी में हमारे पास दो तरह की कन्वर्टिबिलिटी आती है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आती है जिसके बारे में क्वेश्चन है, और दूसरा है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि जब आप करेंसी एक्सचेंज करना चाह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए आपको कन्वर्टिबिलिटी याद नहीं था, अगर आपको थोड़ा सा भी बीओपी याद होगा, बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें एक करंट अकाउंट होता है एंड कैपिटल अकाउंट होता है, एंड करंट अकाउंट इज रिलेटेड विथ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। ऑथराइज डीलर्स फॉर ट्रैवल नॉट एप्लीकेबल। सी जो है यहां पर हमारा डायरेक्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में एक्सचेंज जो है वो होता है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, और करंट अकाउंट में होता है ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रूटेड क्वेश्चन। आज के समय में ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे नहीं लगता है आप स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी चूकेंगे इस क्वेश्चन से, और यहाँ पे सीधा आंसर जो है आपका सी आपको मार्क कर देना चाहिए एक बार की रीडिंग में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Another easy question, direct question. The banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets. ठीक है, अब यहां पर सिंपल सी बात है कि ये पैसा ऐसा पैसा है जो बैंक के पास होना चाहिए, और वो रेशियो है जो उनका कैश इन हैंड है, जो उनके पास लिक्विडिटी है उसका रेशियो है, कैश इन हैंड लिक्विडिटी, ठीक है, और जो उनके टोटल एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स का मतलब जो उनके लोन्स हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आप ऑप्शंस पे आइए। एसबीआर स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सेंट्रल बैंक रिजर्व, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। सीएलआर, ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एग्जिस्ट करता है वो है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आरबीआई के पास रखा जाता है, ठीक है। ये कहाँ रखा जाता है? जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो कुछ पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, जो उनके डिपॉजिट्स का हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं, और वो किस फॉर्म में रखते हैं? कैश के फॉर्म में रखते हैं, इसलिए हम उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब यहां पर जो आंसर बचा वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उसी चीज का रेशियो बता रहा है कि जो बैंक का डिपॉजिट है उससे पहले लोन्स बन, उसे डिपॉजिट से ही लोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स जो है उनसे लोन जनरेट किया जाएगा, तो सारी डिपॉजिट से लोन ना जनरेट करके रादर कुछ पार्ट वो अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, और उसी रेशियो को हम कहते हैं SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी। अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सेट कौन करता है? इट इज अ रिक्वायरमेंट विच इज सेट बाय आरबीआई कि बैंक्स को इतना रेशियो या परसेंटेज में जो उनकी लिक्विड एसेट्स हैं उनको रखना होगा एज कंपेयर टू जितनी भी उनके डिपॉजिट्स हैं जिससे वो लोन्स क्रिएट करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अकाउंटिंग ईयर आरबीआई का क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर टू सितंबर एंड जनवरी टू दिसंबर। At present also the accounting year is from April to March। पुराना क्वेश्चन है बट आंसर अभी भी सेम है। यहाँ पे आंसर जो है ए हो जाएगा। रिजर्व बैंक का अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 तक चलता है। ये पूरा पीरियड ही यूज किया जाता है ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें प्रिपेयर किया जा सके, उन्हें प्रेजेंट किया जा सके। बजट्स, इकोनॉमिक रिव्यूज ऑल आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो आप आगे बढ़ने से पहले आप देखेंगे अभी तक हमने जितने मेजर क्वेश्चंस देखे मेजरली सब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, डायरेक्ट है, और साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल भी है। जैसे कि ये क्वेश्चन काफी फैक्चुअल था, ठीक है।
बट यू हैव टू रिमेंबर, अभी यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो प्रोमिनेंस में है। मनी एंड बैंकिंग, बैंकिंग से क्वेश्चंस हमने देख लिए, साथ ही साथ माइक्रो के क्वेश्चन जो हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसके देख लिए। तो हमें यहाँ पे टॉपिक्स भी समझ में आ रहे हैं, और एट प्रेजेंट भी अगर आप क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये दो, यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्रो से क्वेश्चन पूछा गया है, अभी और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस के अलावा ये भी देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, जिन पे तैयारी जो है स्ट्रेंथेंड आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। सम टाइम बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डी-लाइसेंस white goods industry. White goods include which of the following? Stainless steel and aluminum utensils, milk and milk products, items purchased for conspicuous consumption, soaps, detergents and other mass consumption goods. अब यहां पर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, तो ये फॉर्मेट जो है अभी भी यूपीएससी में यूज होता है। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में है कि कोई एक टर्म होगा जो न्यूज में है और उसका आपसे मीनिंग जो है पूछ लिया जाएगा, चाहे वो सीआरआर हो, ठीक है, चाहे मर्चेंट डिस्काउंट रेट हो, मैं रीसेंट टाइम के टर्म्स की बात कर रही हूं, राइट, या टू स्टेट रेजोल्यूशन हो, तो यहाँ पे डी हाइफिनेशन हो, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये टर्म इन न्यूज है। अब वाइट गुड इज अ टर्म, अब यहाँ पे कई लोगों का इंक्लिनेशन होगा टू डायरेक्टली गो फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिकॉज व्हाइट रेवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बट यहाँ पे एकदम इमीडिएट आंसर पे नहीं जाना बिकॉज बी जो है दैट इज इनकरेक्ट। व्हाइट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक बार में मतलब ड्यूरेबल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, ये भी आपको व्हाइट की तरफ जाता हुआ दिखेगा बट नहीं। सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड अदर मास कंजम्पशन गुड्स नहीं। यहां पर कई जगह या ट्रिक भी नोटिस कर सकते हैं कि यूजुअली जो एक ऑप्शन है वो एकदम अलग आपको दिखेगा। हर जगह ये प्रोबेबली वर्क नहीं करेगा बट कई स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं, उनके फेवर में ये वर्क करता है। यहाँ पे भी जो आप सी ऑप्शन देखेंगे दैट इज टोटली डिफरेंट। द करेक्ट ऑप्शन है इज सी। व्हाइट गुड्स बेसिकली है क्या, ये लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं, जैसे कि मैंने कहा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हो, एयर कंडीशनर्स हो, और ये कंस्पीक्वस कंजम्पशन, वंस इन अ टाइम कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। और इस इंडस्ट्री को डी लाइसेंस किया गया था आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स, ताकि इनमें कंपटीशन बढ़े, मार्केट की एफिशिएंसी हो, प्राइसेस कम हो और कंज्यूमर्स को भी बेहतर चॉइस मिले, बेहतर क्वालिटी मिले और वो भी कम प्राइस पे मिले। इसी नोट में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which one of the following country has currently replaced Italy? Italy अब replace हो गया है as the major importer of bauxite from India. Bauxite जो है इंडिया से आज भी इंपोर्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कि इटली सबसे बड़ा इंपोर्टर था पहले, अब कौन बन गया है? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से आंसर इज कनाडा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ए। मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इज द आंसर स्टिल सेम या आंसर जो है इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल गया है। और यहाँ पे इंडिया के जो बॉक्साइट के एक्सपोर्ट्स हैं वो कनाडा में खासकर बढ़े क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वहां पे बहुत स्ट्रेंथेंड है, चाहे ऑटोमोटिव्स की हो, कंस्ट्रक्शन की हो या फिर एरोस्पेस की हो। तो इंडिया आज भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इन टर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका मेन कोर जो है मिनरल जो है बॉक्साइट के फॉर्म में आता है। सो पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट। अब देखेंगे आप फॉरेन मार्केट से भी काफी क्वेश्चन है। अभी हमने फॉरेन मार्केट से एक क्वेश्चन किया था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे, अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट, प्राइस इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय, किन किन चीजों से डिसाइड हो रहा है? सबसे पहले वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हैज नो रोल टू प्ले इन द डिसीजन ऑफ द प्राइस ऑफ करेंसी।
एक्सचेंज रेट जो डिसाइड करने के दो तरीके हैं ब्रॉडली, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी या सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन द रिजर्व्स दे हैव। तो बात खत्म हो गई, यहाँ पे कोई रोल नहीं है फिक्स्ड में। फ्लेक्सिबल में जो है मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। तो यहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं दिख रहा है, तो हमें डेफिनेटली फर्स्ट तो नहीं है। अब यहाँ पे एक एलिमिनेशन वाला ट्रिक, फर्स्ट नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड। ऐसे कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड है जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री प्रोवाइड करती है? अगर उनकी डिमांड है तो आपकी करेंसी के रेट को क्यों इन्फ्लुएंस करेंगे? क्योंकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो यहां पर इंक्रीज होते हुए दिखेंगे और आपकी करेंसी जो है स्ट्रेंथेंड होगी। अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कम होते हुए दिखेंगे और आपकी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट करती है। तो डिमांड तो डेफिनेटली एक फैक्टर है, हम इसको टिक कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहे हैं, उससे जो करेंसी की डिमांड होती है वो सफर करती है। अब करेंसी की डिमांड सफर करेगी तो मार्केट फोर्सेस तो इंपैक्ट हो ही रहे हैं, उसकी वजह से हमें प्राइस पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल पे आते हैं। अब इकोनॉमिक पोटेंशियल, बिफोर यू गो टू द फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे एक बार ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, और सेकंड और थर्ड तो हमें करेक्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड डायरेक्टली आप इस पे जा सकते हैं, बट फोर्थ भी हम देखते हैं। एट प्रेजेंट जैसे कि इंडिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत माना जा रहा है, बोला जा रहा है 2047 तक हम इसको विकसित भारत बना देंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल तो बहुत है। तो इस वजह से क्या हमारी करेंसी अभी डेप्रिशिएट नहीं कर रही है डॉलर के अगेंस्ट वेरी क्विकली? सो यहाँ पर ये इकोनॉमिक पोटेंशियल, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता, बट पोटेंशियल हैज नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस और प्राइस ऑफ द करेंसी। तो फोर्थ यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर जो है क्लियरली बी हो जाएगा। बट यहाँ पर एलिमिनेशन का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर आप एलिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। प्राइस जो है किसी भी करेंसी का उसके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड से इन्फ्लुएंस होता है, उसकी स्टेबिलिटी से इन्फ्लुएंस होता है। वर्ल्ड बैंक का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है और कंट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल का डायरेक्ट रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ अ करेंसी। इसी नोट पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन करंट अफेयर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, टर्म रिलेटेड है, टर्म इन न्यूज से। इको मार्क गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर, किस चीज के लिए इको मार्क दिया जाता है? सीधा सीधा ये पूछ रहा है। जो प्योर एंड अनअडल्ट्रेटेड है, नहीं। रिच इन प्रोटीन, नहीं। इकोनॉमिकली वायबल, नहीं। यहाँ पे इको पढ़ के आपको एक मिनट के लिए लग सकता है, बट ये इको इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, ये इकोलॉजी वाला है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो सी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो यहाँ पे आपने दो क्वेश्चन इसे डायरेक्ट देख लिए। जो टर्म इन न्यूज इससे आ रहे हैं, अगेन फैक्चुअल हैं, बट अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे आप +2 लेके बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम में आगे बढ़ते जाएंगे। इको मार्क जो है वो बेसिकली एक सर्टिफिकेशन है जो BIS देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कुछ गिवन इन्वायरमेंटल क्राइटेरियाज मीट करते हैं। ये उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है जो कम कर रहे हैं। और यहाँ पे इसको लाया इसलिए गया कि सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयरनेस आ सके, इनको प्रमोट किया जा सके मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स के बीच। इस नोट पे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिंस 1980 द शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर in the total GDP of India has shown an increasing trend, shown decreasing trend, remained constant, been fluctuating। अब ये क्वेश्चन अगर आप आज के समय में भी देखेंगे, है ये 1999 का, बट अगर आप प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू GDP
कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ता रहा है। सिंस 1980s इंडिया का टर्शरी सेक्टर जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है और इस वजह से इसका शेयर जो है इन टोटल जीडीपी हैज आल्सो इंक्रीज्ड। अब इसकी वजह से कार्य मतलब इसके होने की जो वजह है काफी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो 1991 में हुआ था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, या फिर बढ़ती हुई आईटी इंडस्ट्री, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। बट यहाँ पे डायरेक्ट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज ए, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, डायरेक्ट आंसर है और यहाँ पे आंसर जो है ए रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नाउ यू विल सी दिस इज एन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। अब पिछले 2 सालों से असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस के पेपर में हमें क्लियरली दिख रहे हैं। 2023 की बात करें तो प्रोमिनेंस थोड़ा कम था, बट 2024 में तो इनका प्रोमिनेंस बहुत बढ़ा। कई बच्चों को लगा कि पहले तो सिर्फ सीसैट में पूछते थे, अब इसमें क्यों पूछ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि पहली बार है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस में और आने वाले समय में दैट इज मोर क्लियर यूजेज ऑफ एप्लीकेशन। जो मैं बात कर रही थी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट, ठीक है। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। पहले तो इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। बजटरी डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रीसेट्स, हमें मिल जाता है बजटरी डेफिसिट कि गवर्नमेंट का खर्चा कितना है और गवर्नमेंट के पास पैसे कितने आने वाले हैं, दैट इज इट। अगर ये बराबर है तो बजटरी डेफिसिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रीसेट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। जो आप बोरोइंग्स लेने वाले हैं, मतलब जो आपकी डेट क्रिएटिंग रीसेट्स हैं, आप उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर आप डेट क्रिएटिंग रीसेट्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे एक अमाउंट जो है आपको दिखेगा, बट जब आप सारी रीसेट्स को इंक्लूड कर देंगे तब तो आप बराबर हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ा है बजटरी डेफिसिट से, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट क्या है? वो बोरोइंग्स दिखाएगा, क्योंकि आपने बोरोइंग्स एक्सक्लूड कर दिए तो बोरोइंग्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, तो ये बोरोइंग्स दिखाएगा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। असर्शन और रीजनिंग के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक बोलती हूँ, आई यूज इट, माई स्टूडेंट्स यूज इट। आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए और उसके आगे लगाइए बिकॉज, और फिर बोलिए सेकेंड स्टेटमेंट। इफ इट मेक्स सेंस देन आपको सोचना ही नहीं है, आंसर यहाँ पे ए कर देना आपको। अगर इसका सेंस नहीं बनता है तो फिर आपको बाकी 3 ऑप्शंस में खेलना है। अब फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट बिकॉज fiscal deficit is the borrowing from the Reserve Bank of India plus other liabilities of the government to meet its expenditure. This totally makes sense और हमने कॉन्सेप्ट बेस भी समझा है, तो यहाँ पे आंसर जो है ए हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पे क्लियरली फिजिकल डेफिसिट जो है वो बोरोइंग दिखाता है गवर्नमेंट की, इस वजह से फिजिकल डेफिसिट जो है वो बड़ा होता है बजटरी डेफिसिट से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए आ गया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेविंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इज करेक्ट? अब इसमें पूछा गया है इनकम टैक्स स्पेसिफिकली, इसे लगाता कौन है, कलेक्ट कौन करता है और डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है। रिगार्डिंग लेविंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहला ऑप्शन है यूनियन लेवीज कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स बिटवीन इटसेल्फ एंड द स्टेट। तो ये क्या करें, यूनियन गवर्नमेंट जो है लगाती भी है, कलेक्ट भी वही करती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो भी प्रोसीड्स होते हैं उसके बीच में और स्टेट्स के बीच में। दूसरा, यूनियन लेवीज कलेक्ट्स एंड कीप्स, तो यहाँ पे बोल रहे हैं यूनियन लगाता है, कलेक्ट करता है और सारा का सारा इनकम टैक्स का प्रोसीड जो है अपने पास रख लेता है। तीसरा, यूनियन लेवीज कलेक्ट्स द टैक्स बट ऑल द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स, यूनियन लगाता है, कलेक्ट करता है और सारी प्रोसीड्स जो है स्टेट को दे देता है। अब लास्ट,
Only the surcharge levied on income tax is shared between union and the states. अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ठीक है। मैंने प्रीवियस सीरीज के जो हमारे पार्ट्स हुए उसमें भी बोला है, ऐसे क्वेश्चन के लिए टेबल बना लीजिए आप पहले से। आपके पास एक क्लियर टेबल होनी चाहिए। टैक्स, मीनिंग, लेवी कौन करता है, कलेक्ट कौन करता है, और इसकी प्रोसीड्स। बिकॉज टैक्सेशन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन अनकॉमन नहीं है, अपना प्रेजेंस दिखाता रहता है नाउ एंड देन, और आपको इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स इज लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। अगर आप में कोई इनकम टैक्स पेयर होगा तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा आपको। और उसका जो प्रोसीड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा इसको किसी इनडायरेक्ट टैक्स के साथ। और यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए आ जाता है। करेक्ट आंसर हेयर इज ए। ऑन दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। अगेन असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है और फिर से फॉरेन सेक्टर का क्वेश्चन है। तो फॉरेन सेक्टर का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। Devaluation of a currency may promote export, full stop. Price of current country's products in the international market may fall down due to devaluation. दो स्टेटमेंट दिए, दोनों स्टेटमेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। Devaluation of a currency may promote export, कह रहे हैं कि अगर हमने करेंसी का जो प्राइस है, वैल्यू है, अगर अभी पे यहाँ पे $1 जो है, सिंपलर अंडरस्टैंडिंग के लिए 90 रुपीज का है, तो अगर हम इसी $1 को 95 रुपीज का कर देंगे, दिस इज डिवैल्यूएशन। याद रखिएगा डिवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, फ्लेक्सिबल में डेप्रिसिएशन होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो कंट्री की गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है वो चेंज करती है एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि डिवैल्यूएशन होगा तो उससे एक्सपोर्ट जो है प्रमोट होगा। डिवैल्यूएशन तो हमने कर दिया, 90 रुपीज का मिलता था, अब 95 का मिलेगा। अब ये समझते हैं इसे एक्सपोर्ट कैसे प्रमोट होगा। तो लेट्स जस्ट से पहले 45 रुपीज पर केजी की शुगर थी, ठीक। तो आप पहले अगर न्यूयॉर्क में बैठ के $1 में 2 किलो शुगर खरीद लेते थे, गुड, राइट। अब आप उसी $1 में 2 किलो से थोड़ा ज्यादा ले पाएंगे क्योंकि 95 रुपीज का है। तो आपकी टेंडेंसी रहेगी ना थोड़ा ज्यादा खरीदने की। जब भी ऑफर चल रहे होते हैं तो आप सामान ज्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक्सपोर्ट जो है प्रमोट हो सकते हैं, में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट आते हैं। प्राइस ऑफ कंट्रीज प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट में फॉल, प्राइस तो फॉल हो ही रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ड्यू टू डिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे ये जो हमने बोला उसका एक्सप्लेनेशन यही तो है जो हमने यहाँ पे समझा है ये बना के। तो यहाँ पे भी आंसर जो है ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इनका लिंक जो है हमने इस एक्सप्लेनेशन से एस्टैब्लिश कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर जो है वो करेक्ट है क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो है सस्ते हो जाते हैं और इस वजह से यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं कंपैरेटिवली चीपर हैं और जिससे ज़्यादा फॉरेन बायर्स जो है इसे खरीदना चाहेंगे। तो यहाँ पे आंसर ए हो गया है। अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर वीडियो के। टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्वाइट स्मॉल, ठीक है, compared to many other countries in terms of India's potential and size, कि इंडिया का पोटेंशियल एंड साइज बड़ा है बट हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है काफी छोटी है। Which one of the following statement is correct in this regard? इस रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, distances in India are too far apart and its luxury hotels are too expensive for Western tourists. This does not make sense. This is absolutely incorrect. कि डिस्टेंसेस जो है इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं। आप उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, अगर 1999 और अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, लग्जरी होटल्स इतने एक्सपेंसिव नहीं है। हमारी करेंसी जो है इस वक्त थोड़ी कम स्ट्रेंथेंड है, तो वेस्टर्न टूरिस्ट के लिए एक्सपेंसिव वाला तो ये गलत बात है। फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ्स इंडिया इज टू हॉट फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट टू फील कंफर्टेबल।
दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंडिया का ज्योग्राफी इतना वास्ट और डाइवर्स है, और ऐसी तो कई जगह हैं जहाँ पे एक्सट्रीम यहाँ पर वेदर जो है, स्पेशली हॉट वेदर जो है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस इज नॉट ऑल्सो अप्रोप्रिएट। मोस्ट ऑफ द picturesque resorts in India, such as in northeastern Kashmir, for all practical purposes out of bounds. Very vague, very incorrect. In India, infrastructure, now हमने कुछ ढंग की बात की है, infrastructure required for attracting tourists in inadequate. For example, airports होने चाहिए, connectivity, services, right, safety, ट्रांसपोर्टेशन। ये 1999 के कॉन्टेक्स्ट में भी करेक्ट था और आज के कॉन्टेक्स्ट में भी करेक्ट है। इवन तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है एज कंपेयर टू लास्ट 25 ईयर्स, बट स्टिल सेम कंसर्न्स हम फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाता है डी। Now, in all these questions जो हमने अटेम्प्ट किए हैं अभी, it is important for you to understand कि कुछ questions आपके proper reading से, thoughtful reading में यहाँ पे कहना चाहूँगी, आंसर निकल सकता है अगर आप पैनिक ना करें। दूसरा, certain important areas आपको मिलेंगे इस सीरीज से, उनको आपको ध्यान से रिवाइज करना है, उन पर फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज पिक करनी है कि वाई आर योर आंसर्स करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप पॉज कीजिए और अपने आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि करेक्ट हो रहा है तो क्यों करेक्ट हो रहा है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, एंड दैट ऑल विल गिव यू कॉन्फिडेंस इन प्रीलिम्स, राइट। ऐसे ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, हम ऐसे ही और क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स और कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऐसे और कंटेंट और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल अकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।